हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईआरएफसी का स्टॉक क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्या ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है, और हम ये भी जो पूरा इसका जो डिटेल्ड शेयर एनालिसिस है हम वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अगर आपके पास टाइम हो तभी आप इस वीडियो को देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं और या फिर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप फ्री हो तभी मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, मैं रोज आपके लिए ऐसी अपडेट लाता रहता हूं। अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं इसका जो एनालिसिस है उससे पहले मैं आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं या फिर अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है वो है मोर सप्लाई देन डिमांड। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो आईपीओ था वो लगभग 4 से 5 हजार करोड़ का आईपीओ था। और देखा जाए जो इसकी सप्लाई थी, लोग इतने खरीदने वाले नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो सप्लाई किया था वो खासा ज्यादा था। तो जिसकी वजह से जो इसका शेयर का प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ने में उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब देखिए, सीधी बात है, जब अच्छा खासा सप्लाई मार्केट में होगा और कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो डेफिनेटली उसका प्राइस डाउन जाएगा। तो देखा जाए तो आईआरएफसी के लिए थोड़ा सा ये एक इश्यू वाली बात है। अब जो दूसरी बात है वो है ओएफएस। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब गवर्नमेंट इसमें अपना स्टेक बेचेगी। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 10% स्टेक ही आईआरएफसी में बेचा है। और अभी जो न्यू सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उसका गवर्नमेंट का स्टेक 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आज नहीं तो कल आपको आईआरएफसी का ओएफएस आता हुआ नजर आएगा। और देखिए, डेफिनेटली ये तो श्योर है कि ओएफएस आने वाला है। अब देखिए, अभी तो सिर्फ 10% का स्टेक बेचा है गवर्नमेंट ने, तो इतना ज़्यादा सप्लाई हो गया है। अब जब गवर्नमेंट 15% और स्टेक बेचेगी तो इसका जो सप्लाई होगा वो आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जिससे क्या होगा कि जो कंपनी की जो ग्रोथ होगी, जो कंपनी के शेयर के बढ़ने के चांसेस होंगे वो और ज्यादा हो जाएंगे। तो ये एक इश्यू वाली बात है। अब जो तीसरी बात है वो है, ये पूरी जो कंपनी है ये रेलवेज के एक्सपेंडिचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर रेलवेज के खर्चे बढ़ेंगे तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी काम क्या करती है। ये रेलवेज को फाइनेंस करने का काम करती है, और कुछ इसका काम नहीं। और लीजिंग का भी काम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं है। जितना रेलवेज का एक्सपेंडिचर्स बढ़ेगा उतना ही इसका काम बढ़ेगा। तो देखिए, वैसे तो रेलवेज के एक्सपेंडिचर्स आपको हर साल बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसका मेन डिपेंडेंसी वही है। तो ये एक इश्यू वाली बात है। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, क्या ये आईआरसीटीसी बन सकता है? फोर्थ, देखिए मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि ये नेक्स्ट आईआरसीटीसी नहीं बन सकता। देखिए, जो लोग मार्केट में रूमर्स फैला रहे हैं कि आईआरएफसी जो नेक्स्ट आईआरसीटीसी आपको बनता हुआ नजर आएगा, देखिए मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, आईआरसीटीसी का जो आईपीओ था वो सिर्फ 600 करोड़ का आईपीओ था, और उसका जो मेन डिपेंडेंट था वो एक ही सोर्स नहीं था। आईआरसीटीसी में एक अच्छी खासी ग्रोथ भी है और लगातार उसका धंधा भी एक अच्छा खासा बढ़ रहा है। आईआरएफसी का भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी डिमांड खासी ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है अगर मैं आईआरसीटीसी के स्टॉक की बात करूं तो। लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो खासा ज्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है। क्योंकि ये एक इश्यू वाली बात यहाँ पर आईआरएफसी के लिए पैदा होती है। और जहाँ पे भी 15% स्टेक गवर्नमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के फॉर्म में बेचेगी तो तब सप्लाई और ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक इश्यू वाली बात है। और देखिए, हमने हर आईपीओ हर ओएफएस में देखा है। अभी टाटा कम्युनिकेशंस का ओएफएस आया था तो वो भी जो गवर्नमेंट का ओएफएस प्राइस था उससे नीचे चला गया। इरकॉन का 88 का ओएफएस प्राइस था, वो भी आपको 81 पे मिल रहा है मार्केट प्राइस पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो भी अगर आप देखोगे तो 1000 के लगभग का उसका ओएफएस प्राइस था, और वो नीचे नीचे 700 के लगभग चला गया था। तो देखिए, देखा जाए तो आप इसको आईआरसीटीसी से कंपेयर नहीं कर सकते।
और देखिए पांचवा जो है वो प्रॉब्लम है पीएसयू स्टॉक। देखिए पीएसयू स्टॉक में जनरली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए ये गवर्नमेंट कंपनी है तो पूरी रन बाय गवर्नमेंट ही, मतलब पूरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का ही है। और ये जो जिसको लोन दे रहे हैं ये, मतलब जिसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं रेलवे, वो भी पूरी गवर्नमेंट के अंडर में ही है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको एनपीएस की दिक्कतें नजर नहीं आएंगी। सबसे पहली बात ये है, नॉट नेट एनपीएस कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है वहां पे एक मार्केट में सेंटीमेंट ये रहता है कि इसमें ग्रोथ के चांसेस कम है, इसमें थोड़े से नए ग्रोथ के चांसेस आपको कम नजर आएंगे। देखिए जितने भी स्टॉक्स हैं, मतलब अगर आप देखोगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, वो आपको भी अंडर वैल्यूएशन पे क्यों मिल रहे हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करोगे तो? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स, मतलब जो प्राइवेट के जो बैंक्स होते हैं, जो प्राइवेट इक्विटीज होते हैं, तो उनका क्या होता है, लोग लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, टाइम के हिसाब से वो अपने आप को इंप्रूव करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सब आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पर, मतलब प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। जबकि अगर आप एसबीआई को देखोगे जो कि इंडिया का नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसके पास सबसे ज्यादा डिपॉजिट और एडवांसेस है, वो बैंक भी अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक। तो देखिए रीजन यही है, जो इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो यही होता है कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी कुछ कर सकती है, ओएफएस लेकर आ सकती है। तो जो गवर्नमेंट का जहाँ पे रोल एकदम ज्यादा होता है वहां पर इन्वेस्टमेंट कम किया जाता है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो स्टॉक्स है वो आपको हमेशा अंडर वैल्यूएशन पर ही मिलेंगे जहां पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होगा। तो अब देखिए मैं एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ, एसबीआई देखिए, एसबीआई का 57% स्टेक ही गवर्नमेंट के पास है, और वही एक पीएसयू स्टॉक है जो कि आपको थोड़े से अच्छे वैल्यूएशन, मतलब थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है एज कंपेयर टू अदर पीएसयू, क्योंकि अदर पीएसयू में ज्यादा जो स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। तो देखिए मेरे ख्याल से ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। क्योंकि देखिए अधिकतर क्या होता है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो असल में जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर जो सप्लाई ज्यादा होता है तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस डाउन होगा। अब देखिए मार्केट कैप देखिए 31,299 करोड़ का मार्केट कैप है, और देखिए अभी इतना अच्छा खासा मार्केट कैप इस कंपनी का हो गया है, ऑलमोस्ट लार्ज कैप ये कंपनी होने आ गई है। अब प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो अच्छा खासा है, अट्रैक्टिव है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो वो निकल कर आता है 7 to 8 टाइम्स का, जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 3 से 3.5 का है। तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 7 से 7.5 के लगभग का निकल कर आता है। अब देखिए इसके फाइनेंशियल ट्रेंड में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, पिछले 4 साल से लगातार ये आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए एज अ बिजनेस मॉडल इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। देखिए पिछले 4 साल से लगातार रेवेन्यूज में ग्रोथ है, पिछले 4 साल से लगातार आपको इसका, अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है, जबकि 2020 में तो कंपनी ने खासा आउट परफॉर्मेंस भी दिखाया है। अब देखिए अगर इस बार की अगर 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट क्वार्टर था उसका डेटा अवेलेबल नहीं था। देखिए टोटल इनकम में इस बार भी दोनों क्वार्टर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, और अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखिए इसका जो डेट टू इक्विटी है ये देखकर आप थोड़ा हैरान जरूर हो जाएंगे, लेकिन इसको देखकर आपको हैरान नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका डेट टू इक्विटी अभी है 7.57। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंपनी ने बहुत ज्यादा उधारी ले रखी है। देखिए कंपनी काम क्या करती है, कंपनी पहले लोन्स लेती है, फिर उसके बाद में रेलवेज को फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, और उसके बीच की जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है वो होती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस कंपनी का डेट तो आपको इतना ही दिखेगा, भले ही आज देखोगे आप या आने वाले 5 साल के बाद देखोगे, क्योंकि अगर रेलवेज को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना है तो कहीं से लोन लेना पड़ेगा, यूं तो नहीं कि अपनी जेब से ये लोन प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके अब देखिए ये शेयर अभी आपको 23.95 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए
मैंने आपको क्या बताया एट दी एंड, अब एज एन इन्वेस्टर अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नेक्स्ट IRCTC नहीं बन सकता, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए ये हाई ग्रोथ स्टॉक नहीं है, जो कि मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये शेयर आपके लिए आने वाले समय में मल्टी बैगर बनेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। मतलब उन इन्वेस्टर्स के लिए जो साल का FD से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 8 से 9% का कैपिटल एप्रिसिएशन अगर उनको मिलेगा तो वो इससे ओके होंगे। अब देखिए ये जो कंपनी है डिविडेंड अच्छा खासा देती है, तो लगभग इस प्राइस के ऊपर आप इसमें साल का लगभग 5 से 6% का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो करंट FD के इंटरेस्ट रेट के लगभग है। और अगर मैं इसके शेयर के प्राइस के बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साल के अंदर आपको मतलब हर साल कम से कम 5 से 6% का कैपिटल एप्रिसिएशन आप इसमें देख सकते हैं। अब देखिए अगर उससे ज़्यादा अगर बाई चांस इसमें एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, तो अगर इसकी आउट परफॉर्म्ड इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें अगर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवेज के एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो इसके आपको अंदर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम से रेलवेज के एक्सपेंडिचर 50% बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो मैं ये बोलूंगा कि इसके अंदर वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो पेशेंट हो, जिसके अंदर कंजर्वेटिव अप्रोच है, मतलब साल का सिर्फ 9-10% अगर उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिले तो उनके लिए एक अच्छी बात है। मतलब एक सेफ्टी स्टॉक भी है, और ये भी बोलूंगा कि एक सेफ स्टॉक भी है। मतलब यूं कि नहीं कि ऐसा एकदम से आपको गिरता हुआ नजर आ जाएगा, मतलब एकदम से 15 रुपये 14 रुपये का स्टॉक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसमें कंजर्वेटिव अप्रोच वाले स्टॉक्स मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसमें इन्वेस्ट करें। बाकी जो हाई ग्रोथ मतलब जिनको मिनिमम साल का 15% 20% का रिटर्न का कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, उनको मेरे ख्याल से स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जिन्होंने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यही बोलूंगा कि आपका इसमें पेशेंट अप्रोच होना चाहिए, और आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप हाई ग्रोथ रिटर्न चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए भी यही बात है, और जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है उनके लिए भी यही बात मैं बोलूंगा। ओके दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।